नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीतू चौहान और स्वागत है आप सभी का ब्राइट फ्यूचर में। बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में क्लास 10 का सोशल साइंस का चैप्टर जो 3 है इतिहास का, उसको हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने लगभग 4 पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आगे का जो लास्ट वीडियो है इसका, आज मैं आपका जो टोटल लेसन का जो पार्ट्स बचा हुआ है उसको आज कंप्लीट करने वाली हूँ। ये जो नंबर 5 पार्ट्स जो है इसी में आपका ये टोटल जो वीडियो है कंप्लीट हो जाएगा आज। और आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो गई। तो बच्चों, अभी तक अब अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की जो वीडियोस है आपको तुरंत मिल जाए, मैं अगर जब भी शेयर करूँगी तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था बच्चों कि उसमें हमने पढ़ा था फूलगुड़ी विद्रोह के बारे में। फूलगुड़ी विद्रोह आखिर है क्या चीज़, तो उसको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लीजिए, नीचे उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। तो उस वीडियो को देखने के बाद से आप इसे देख करके आगे का वीडियो जो है समझ सकते हो। तो फुलगुड़ी का जो विद्रोह था वो एक तरह का किसान विद्रोह ही था, और उसे मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, वरना जो आगे का वीडियो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए अब हम आज पढ़ लेते हैं निचले असम का कृषक विद्रोह। तो निचले असम का जो कृषक विद्रोह है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि निचले असम आखिर है क्या चीज़। तो चलिए मैं आपको एक मैप के द्वारा समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हो गया असम का मैप। इस वैसे असम का जो मैप है वो थोड़ी सी बकवास है मेरी, तो नहीं बन पा रही है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा असम हो गया, राइट। तो हमारा जो असम है, ये जो एरियाज है, इधर का जो साइड है, ये जो साइड है, राइट, इधर का जो साइड है, इसको हम निचला असम बोलते हैं। और ये जो साइड बच गया इधर का ऊपर का, इसको हम ऊपरी असम बोलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस एरिया के बारे में। ये जो है एरिया, इसको हम निचले असम बोलते हैं। तो इस एरिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि निचले असम के नाम से जाना जाता है। तो इस निचले असम में कृषक विद्रोह दिया हुआ है। देखिए, कृषक विद्रोह यानी कि किसानों का विद्रोह के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, किसान विद्रोह के बाद भी अंग्रेज सरकार ने किसानों की अवस्था सुधारने के लिए कुछ नहीं किया था। देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसानों ने अपने भूमि कर या फिर बहुत सारे जो कर थी, अलग अलग तरह की कर लगा दिए थे। तो उस कर को खत्म करने के लिए जो मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसने कोई भी कदम कदम नहीं उठाया था। जबकि किसानों ने इसके ऊपर बहुत सारे विद्रोह भी किए थे, लेकिन उन लोगों ने वैसा कुछ भी नहीं किया। किसानों के लिए वैसे मतलब कुछ काम ही नहीं किया। तो इसलिए क्या हो रहा है कि अब फिर से जो है, अब हम देख रहे हैं कि युद्ध स्टार्ट होने वाला है। किसके साथ में? किसान और ब्रिटिश लोगों के साथ में, जो फिर से विद्रोह है वो स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से, इस आंदोलन से सरकार को इस आंदोलन से सरकार ने कोई शिक्षा नहीं ली थी। यानी कि जो किस आंदोलन का बात हो रहा है, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है उसकी भी बात चल रही है। साथ ही साथ जो फुलगुड़ी धावा जो हुआ था 1861 में, उसकी भी बात चल रही है। ये जो दो तीन जो विद्रोह थे पिछले पहले जो हो चुके हैं, मैंने उसके बारे में वीडियो बना चुके हैं बच्चों, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। जो पिछले जो विद्रोह हो चुके हैं उस वीडियोस के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, उन बातों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि जो अंग्रेज थे उससे कुछ शिक्षा भी नहीं लिए हुए लोग, फिर भी क्या कर रहे हैं, इन लोगों का जो कर है, जो भूमि पे कर है, जो अतिरिक्त कर भी है, वो सारे कर ये लोग लगा रहे हैं इनके ऊपर, और भी बोझ बढ़ते जा रहा है किसानों के ऊपर। और जो किसान है वो ये जो सारी लगान है उसको दे नहीं पा रहे हैं। तो इन सब वजहों से क्या हो रही है कि फिर से अब हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या चीज़, कि फिर से जो विद्रोह है वो स्टार्ट होने वाला है। फिर देखिए आगे क्या बोला गया है। 1868 से लेकर के 69 ईस्वी में जमीन का लगान 25% जो 25 रुपीज़ से बढ़ा करके 50 रुपीज़ कर दिया गया था। देखिए, पहले क्या होता था कि किसानों को, जो मान लीजिए आपके पास में थोड़ी सी जो भी भूमि है उसमें आप खेती कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 25 रुपीज़ देने पड़ते थे पर मंथ ही, हम बोल सकते हैं कितना रुपीज़, 25 रुपये। तो 25 रुपये से अब सरकार ने जो है बढ़ा करके और कितना कर दिया, 50 रुपये। यानी कि अब आपको और कितने देने हैं, अब आपको 50 रुपये देने हैं, 25 जगह पर 50 रुपये देने हैं सरकार को। तो ये एक तरह से जो डबल हो गया, एक तरह से कहेंगे तो 100% कर ले रहे हैं सरकार। मतलब जितना जमीन है आपका, उसमें से जो भी फसल हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं चीज़ें, उसमें से आपको आधे से अधिक तो आपको किसको देना पड़ रहा है, ब्रिटिश सरकार को देना पड़ रहा है। तो आपके ऊपर तो एक बोझ जैसी हो जाएगी, राइट। तो फिर देखिए क्या हुआ कि इससे धीरे धीरे हमारे जो असम के किसान हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ में होते गए, राइट। अंग्रेजों के खिलाफ में अब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली जो है युद्ध होने वाले ही है, राइट। चलिए देख लेते हैं हम। अब देखिए, असम के चीफ कमिश्नर सर विलियम वार्ड ने 100% लगान से उसे लगान बढ़ा करके
उसे किसानों से कठोरतापूर्वक वसूलने लगा था। यानी कि उसने क्या कर दिया, अब जो है पूरी तरह से जो कर है वो मतलब किसानों से ले रहा है। कौन? असम का चीफ कमिश्नर सर विलियम वार्ड, राइट। सर विलियम वार्ड जो है वो क्या कर रहा है, असम के जो किसान है उनसे बहुत अधिक कर ले रहा है, बहुत अधिक रुपए ले रहा है। फिर देखिए आगे, अब क्या हुआ, इससे असम के किसानों का जो धैर्य है वो समाप्त हो चुका था। किसी का भी धैर्य समाप्त हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मान लीजिए आप एक खेती करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपके पास रुपये पैसे नहीं है, आप किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो एक किसान ही समझ सकता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी इसके ऊपर वो मतलब कोई जोर नहीं दे रही थी, उल्टा ही क्या कर रहे थे कि अतिरिक्त जो कर है वो ले रही थी। तो इस तरह से असम का जो किसान है उनका जो धैर्य है, उनका जो इच्छा शक्ति अब समाप्त हो चुका था। अब वे लोग युद्ध के लिए अब रेडी हो रहे हैं। फिर देखिए, दिसंबर 1819 ईस्वी से आरंभ होकर 19वीं शताब्दी के अंत तक, देखिए यहाँ पर 19वीं शताब्दी के अंत यानी कि किसको बोला गया है, जो 18 जो टाइम चल रहा है 1899 तक का टाइम बोल रहा है, कितना से लेकर के 1893 से लेकर के 1893 से लेकर के 1899 तक, यानी कि अब 1900 आने वाला है। तो 1900 से पहले का जो पीछे का जो टाइम है उसके बारे में बात चल रहा है, यानी कि 1899 तक का बात चल रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए, जो 19वीं शताब्दी है वो तो खत्म होने वाली है, तो 1890 कितना से बोल रहा है, 1893 से लेकर के देखिए यहाँ पर 1899 तक का जो टाइमिंग है, यानी कि अब 1899 के बाद कौन सा टाइमिंग आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। तो ये तो 20वीं शताब्दी कहलाएगी, राइट। तो इसके पीछे का जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में क्या हुआ था कि हमारे जो असम के किसान हैं उन लोगों ने क्या कर दिया, किसान आंदोलन जो चल रहा था उसका नाम उन लोगों ने दे दिया, क्या चीज, असम रैयत, राइट। असम रैयत के नाम से ये जाना जाने लगा। क्या जाने लगा, जो किसान आंदोलन था उसका नाम रखा गया, यानी कि जो किसान युद्ध करने वाले हैं, जो युद्ध होने वाला है उसका नाम क्या रखा गया, असम रैयत। फिर चलिए हम आगे देख लेते हैं। कामरूप जिले के रंगिया, लचिमा, पथरूघाट, दरन, ये सब जो जगह है, राइट, ये सब जो जगहों के नाम है, इन सब जगहों पर ही क्या होने लगा था, किसान, यहाँ के जो किसान है वो लगान न देने की बात करने लगे, यहाँ के जो किसान थे। देखिए, मान लीजिए ये हो गया हमारा असम का मैप, मैं आपको एक बार फिर से मैप में समझा देती हूँ। ये हो गया हमारा असम का मैप, और ये जो एरिया है इधर का, मान लीजिए इधर दरंग हो गया, इस साइड में दरंग हम मान लेते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पर रंगिया हो गया, लचिमा हो गया, ये सब जो एरिया है, इस जगहों के जितने भी किसान थे उन लोगों ने ये फैसला लिया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी तरह का जो कर है वो किसान को नहीं देंगे, राइट। आपको समझ में आया, ये लोग अब किसी तरह का कर नहीं देने के लिए एक फैसला यहाँ पर ले रहे हैं। तो अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब उसके बाद से क्या होने लगा कि जनता की सभा द्वारा भी यह तय किया गया कि जो किसान सरकार को लगान देगा उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इसमें से जो भी किसान लोग हैं अगर अपने तरफ से कर दे रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार को, तो जो ब्रिटिश सरकार का जो हेल्प कर रहा है वो हमारे समाज के हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो हमारे किसान के जो हिस्से हैं वो नहीं माने जाएंगे, उन्हें समाज से पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाएगा, उन्हें किसी तरह का हेल्प नहीं किया जाएगा, राइट। तो फिर हम चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर यह भी उल्लेख कर देना समीचीन, आगे देख लीजिए। तो फिर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर यह भी उल्लेख कर देना समीचीन होगा कि किसानों का यह आंदोलन मात्र सरकार के विरुद्ध नहीं था, बल्कि यह उन मारवाड़ी महाजनों के विरुद्ध भी था जो किसानों को ऋण देकर उनकी जमीन गिरवी रखते थे। देखिए बच्चों, वे जो किसान थे हमारे यहाँ के, वे लोग सिर्फ यही मतलब जो ब्रिटिश सरकार थे उनके विरुद्ध में ही आंदोलन नहीं करने वाले थे। अब जो मारवाड़ी लोग हमारे असम में किसी किसी जगहों से आए हुए थे, जैसे कि बंगाल से आए हुए थे, तो उन सब जगहों से आए हुए जो मारवाड़ी थे वे लोग किसानों को कुछ पैसे दे करके उनकी जो जमीन थी वो गिरवी रख लेते थे, और मतलब ज़्यादा ऋण पर उनको पैसे देते थे। तो उन्हें अब यह भी मालूम होने लगा कि असम में जो ये जो ऋण लेने का जो मतलब कि जो सूदखोरी हो गया वगैरह ये सब चीज़ें हो गए, या फिर मान लीजिए जो लगान का सिस्टम है ये जो शुरू हुई है, किसके वजह से शुरू हुई है, ये यही मारवाड़ी लोगों के वजह से ही शुरू हुआ है, ऐसा किसका मानना था, ऐसा किसानों का मानना था। तो अब वे लोग क्या करने लगे, इनके खिलाफ में भी युद्ध करना शुरू कर दिए।
तो अब हम देखेंगे जो सबसे पहले है रंगिया का कृषक विद्रोह, यानी कि हमारे असम में जो रंगिया था उस जगह पर असम के जो किसान लोग थे यहाँ के, वे लोग किस तरह से युद्ध किए थे। अब हम पहला जो पॉइंट है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए रंगिया का कृषक विद्रोह में क्या दिया हुआ है। 24 दिसंबर 1893 ईस्वी को रंगिया बाजार को लूटने की घटना के साथ रंगिया में कृषक विद्रोह का आरंभ हुआ। 30 दिसंबर को रंगिया और उसके आसपास के कई सौ किसानों ने रंगिया और तामुलपुर के तहसीलदार राधानाथ बरुआ का अपमान करने के साथ साथ रंगिया हाट के दुकानदार का घर द्वार तोड़कर तहस नहस कर दिया और मारवाड़ी सूदखोर महाजनों के पास से बंधक रखे जो जमीन के जो कागजात थे वो भी लूट लिए। अब देखिए यहाँ पर जो रंगिया जो प्लेस था उस जगह पर किसान लोग गए और वहाँ पर जा कर के उन लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो दुकान थे उसको लूट लूट लिए। लूटने के साथ साथ में फिर क्या किए, वहाँ की जितने भी चीज़ें थी जो दुकान वगैरह थी उसको भी तोड़ दिए। तोड़ने के साथ साथ में अब देखिए उसको तो तहस नहस कर ही दिए। फिर मारवाड़ी जो सूदखोर थे, मैंने अभी मारवाड़ी लोगों के बारे में आपको बताया, उन जो महाजन लोग थे उनके पास जो भी कागजात थे, उनके मिट्टी के कागज थे, उस कागज को इन लोगों ने क्या कर लिया, अपना फिर से ले लिया था। आपको समझ में आया? यहाँ पे शायद नहीं समझ में आया, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ आपको कि हमारे जो असम के जो रंगिया के कुछ किसान लोग थे, उन लोगों ने जा करके युद्ध शुरू किया कितने तारीख को, 24 दिसंबर 1893 ईस्वी को। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रंगिया का कृषक विद्रोह हुआ कब था, क्यों हुआ था। तो हुआ था 24 दिसंबर 1893 में। और हुआ क्यों था, तो ब्रिटिश के विरुद्ध में हुआ था, लगान को बढ़ाने के चलते हुआ था, और जो मरवारी लोग थे उनके वजह से भी ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ के जो रंगिया के किसान लोग थे वो गए कहाँ पर, पहले वो लोग गए यहाँ पे रंगिया में गए। 24 दिसंबर को उन लोगों ने जाकर के क्या कर दिया, जो कुछ दुकान वगैरह थे उसको लूट लिए। लूटने के बाद में फिर से जो मतलब कई सौ किसान गए थे, अकेले ही नहीं गए थे। और वहाँ का जो बरुआ था, जो बरुआ था राधानाथ बरुआ, उसको उन लोगों ने अपमानित भी किया था। यानी कि उस जगह का ये आखिर था कौन, तो ये उस जगह का तहसीलदार था, वहाँ का देख रेख करने वाला एक महाजन था। और यही व्यक्ति उस जगह को, उस एरिया का जो एक एरिया इंस्पेक्टर हम बोल सकते हैं, तो उस एरिया को ये देख रेख करता था। तो उसे अपमानित भी किया गया, उस दुकान को तोड़ा भी गया वहाँ के आसपास को, साथ साथ में दुकानों को लूटा भी गया। और उसके साथ में जो वहाँ के मरवारी लोग थे, जो किसानों के कुछ जमीन के कागजात होते हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो लोग ये तो लेकर के रखे हुए थे, तो उस डॉक्यूमेंट्स को भी इन लोगों ने छीन लिया था। फिर चलिए हम आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ था। अब देखिए किसानों का मानना था कि असम में मारवाड़ियों की उपस्थिति से ही जमीन का लगान बढ़ा है। ये भी तो सही बात है बच्चों। यहाँ पर जो मारवाड़ी लोग आए थे वही लोग क्या करते थे, ज़्यादा ब्याज पर लोगों को पैसे देते थे, तो इनको तो फायदा हो रहा था। तो एक तरह से कहीं ना कहीं से अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश सरकार थी, उन लोगों को ये एक तरह से हेल्प ही कर रहे थे और उनके तरफ से थे ये लोग। फिर देख लीजिए, सरकार द्वारा जब सशस्त्र सेना तैनात की गई तब 30 दिसंबर को परिस्थिति पर नियंत्रण पाया गया था, लेकिन पुलिस अधीक्षक किसी भी विद्रोही किसान को गिरफ्तार करने का साहस नहीं जुटा पाया। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पुलिस लोग थे वे लोग कुछ सेना को तो लेकर के आए थे, सशस्त्र सेना, यानी कि उनके साथ में हथियार भी होंगे। तो वे लोग सेना लोग आए किसको इस जो मतलब युद्ध चल रहा था उसको रोकने के लिए। फिर लेकिन क्या हुआ कि गिरफ्तार नहीं कर पाए किसानों को। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पहले की जो भयंकर स्थिति, जो भयंकर युद्ध हुए थे, वो इन लोगों को याद थी, राइट। तो इस वजह से इन लोगों ने किसानों को तो गिरफ्तार नहीं किया। फिर देख लेते हैं, कारण यह था कि आंदोलनकारी किसान पूरी तरह संगठित थे, यानी कि एक तरह मिलजुल करके आए हुए थे, तो इनको ये तो डरेंगे ही, राइट। फिर देखिए 8 जनवरी 1894, अभी हमने क्या पढ़ा था, 1893 का बात चल रही थी, लेकिन वो तो दिसंबर की बात थी, राइट। 1893 में दिसंबर की बात थी, अब तो जनवरी आ गई। तो 8 जनवरी 1894 को पुलिस ने एक जनसभा से 15 किसानों को गिरफ्तार किया। देखिए जब यहाँ पर तो वो लोग गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, कुछ दिन पहले 30 दिसंबर को तो वो लोग गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, लेकिन 8 जनवरी का जो टाइमिंग था तो कुछ किसान, जो 15 किसान थे, वो लोगों को जाकर के इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। उस सभा में वे किसान इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अपनी दयनीय स्थिति के बारे में उपायुक्त को किस प्रकार अवगत कराया जाए। यानी कि ये लोग एक तरह से छोटा सा मीटिंग ही कर रहे थे कि अगर हमारा जो जो अवस्थिति है इस टाइमिंग का, जो हमारा
इस टाइम में बहुत बुरी जो अवस्था चल रही है, तो उसको किस तरह से सुधारा जाए, इस बात पे भी मीटिंग चल ही रही थी 8 जनवरी को। तब तक से कुछ पुलिस आए, कुछ सेना जो है वो आए, और आ करके वहाँ से 15 किसानों को ये लोग क्या कर दिए, गिरफ्तार करके लेकर के चले गए। फिर देखिए यहाँ पर ये लोग यहाँ पर उपायुक्त को बताने ही वाले थे, लेकिन इन लोगों ने इनके साथ धोखा किया। किसने धोखा किया? ब्रिटिश सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। अचानक से मीटिंग में आकर के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर देखिए 10 दिसंबर को, यहाँ पर देख सकते हो आप, 10 दिसंबर को रंगिया थाना के पास विभिन्न मौजों से आकर लगभग 3000 किसान इकट्ठा हो गए। क्यों हुए? अपने किसानों को छुड़ाने के लिए इकट्ठा हुए थे 3000 किसान। बच्चों देखिए, कम नहीं होते हैं 3000 किसान। तो ये लोग आए, तो हम देख लेते हैं उस पुलिस स्टेशन में अब क्या होगी। हो सकता है युद्ध भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर देख के चलते हैं आगे। अब देखिए मैक केब, यानी कि ये जो उपायुक्त थे वो कौन थे? जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं एक तरह से, मैक केब थे। तो मैक केब जो थे उन्होंने किसानों को वहाँ से हट जाने का आदेश दिया था, लेकिन वे वहाँ से हटे नहीं। कौन नहीं हटे? किसान नहीं हटे। क्यों नहीं हटे? क्योंकि वे लोग अपने किसानों को जो साथी मित्र थे, जो 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन लोगों को छुड़ाने के लिए आए थे, तो वे लोग यहाँ से हटे नहीं। 3000 जो किसान थे वे हटे नहीं। फिर संध्या होते होते किसान इस मांग को लेकर थाना के और नजदीक पहुंच गए थे कि उपायुक्त को लगान कम करने की कोई सूचना दे। राइट। अब देखिए ये लोग किसान को तो छुड़ाने गए ही हैं, साथ साथ में इन लोगों ने ये बात का भी फैसला कर लिया था कि जब तक जो मैक केब है वो हम लोगों को जो लगान है वो कम करके नहीं देते हैं, अगर हमारा जो लगान है कम नहीं करते हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ऐसा कौन सोच रहे हैं? ऐसा किसान सोच रहे हैं। फिर देख लेते हैं हम क्या हुआ। साथ ही साथ वे अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की भी मांग करने लगे। राइट। हमारे जो यहाँ के कौन थे, कुछ किसान जो थे, उनको छुड़ाने का भी ये लोग बात करने लगे। फिर समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए उपायुक्त ने किसानों के दल से अपना प्रतिनिधि भेजने को कहा। देखिए मान लीजिए ये हो गया क्या चीज़, पुलिसों का यहाँ पर जो, मान लीजिए इन लोग का थाना हो गया, और यहाँ पर कुछ किसान इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे 3000 किसान जो है इकट्ठे हुए हैं। तो जो उपायुक्त था उसने इसमें से सिर्फ एक आदमी को बुलाया था, क्या करने के लिए? बातचीत करने के लिए, कि जो लगान है वो किस तरह कम किया जाए। तो इसमें से एक व्यक्ति, इन लोग का जो प्रतिनिधि था, मतलब जो लीडर था, उसे बुलाया। किसने? मैककेब ने अंदर बुलाया। तो देखते हैं जो इन लोग का ये जो है जो नेता है वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो अब क्या हुआ, आगे देख लेते हैं हम। इसके पश्चात देखिए मैककेब ने जो सिपाहियाँ थे उनको अब यहाँ पर मतलब एक तरह से यहाँ पे अब युद्ध होने वाले है, छोटी सी युद्ध ही होने वाली है। तो देखिए दल, हाँ यहाँ पे देखिए समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए उपायुक्त ने किसानों के दल से प्रतिनिधि भेजने को कहा। दल जबरन थाना के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। देखिए यानी कि ये लोग जो टोटल जितने भी लोग आए थे 3000 किसान, ये लोग अब थाना के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। फिर देख लेते हैं आगे। पर इस पर उपायुक्त मैककेब ने सिपाहियों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। सिपाहियों, देखिए जो उपायुक्त था अब उसने क्या बोल दिया कि जितने भी ये लोग आ रहे हैं, जितने 3000 किसान हमारे जो थाना के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर अब तुम लोग क्या करो, डायरेक्ट यहाँ इन लोगों पे गोली चलाओ। ऐसा किसने आदेश दे दिया? ऐसा दिया था मैककेब ने आदेश दिया था। देखिए कितने यहाँ पे अब भयंकर स्थिति होने वाली है। सोचिए किसानों का यहाँ पर अगर गोली डायरेक्टली चलेगी तो कितने किसानों का यहाँ पर डेथ हो सकती है। राइट। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फलतः किसान वहां से हटने के लिए मजबूर हो गए। अब वो लोग अगर गोली चलेगी तो वो हटने को तो मजबूर होंगे ही। इसके पश्चात 10 जनवरी को मैककेब ने आदेश जारी किया कि पहले जानकारी दिए बगैर कोई भी किसी प्रकार की सभा का आयोजन नहीं कर सकता है। देखिए अब यहाँ पर मैककेब ने 8 तारीख को तो ये सारी स्थितियाँ जितने भी युद्ध हो गए, तो अब 10 तारीख की बात है, 2 दिन बाद की बात है। 2 दिन बाद फिर से क्या हुआ कि इसने एक आदेश जारी कर दिया कि अगर कोई भी मीटिंग करते हैं बिना पूछे, हमसे बिना पूछे कोई भी किसी भी प्रकार का मीटिंग वगैरह कोई भी सभा नहीं कर सकते हैं। अगर वैसा करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा मैककेब ने कहा था। फिर चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब उसके बाद से क्या होती है कि साथ ही साथ केब ने स्थानीय किसानों में से कुछ को सिपाही नियुक्त करके आंदोलन शांत करने और लोगों को लगान देने के लिए
राजी करवाने का दायित्व भी दिया। अब सोचिए यहाँ पर उसने अब उल्टा ही एक चाल चल दिया कि जो भी किसान है उसमें से कुछ किसान क्या करेंगे, अपने ये जो युद्ध हो रहे हैं उस युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे, राइट। उस युद्ध को खुद ही ये लोग रोकेंगे और रोकने के साथ साथ में जितने भी किसान हैं, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, खेती करते हैं, तो अब उन लोगों में से उन उन किसानों में से क्या करेंगे कि एक व्यक्ति को चयन किया जाएगा और वो व्यक्ति क्या करेंगे, सभी लोगों का जो लगान है वो वसूल करके, जितने भी रुपये पैसे हैं वो वसूल करके लेकर के आएंगे और ले जा करके किसे देंगे, ब्रिटिश सरकार को देंगे। आपको नहीं समझ में आया यहाँ पर, फिर से मैं एक बार समझाती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर हो गए कौन, यहाँ पर हो गए किसान लोग, किसान हो गए, और यहाँ पर बहुत सारे, और ये हो गया ब्रिटिश सरकार इधर। तो क्या होता है कि अब इसी में से कुछ एक व्यक्ति को चयन किया कर दिया जाएगा, एक व्यक्ति इसी में से चयन हो जाएगा और यही सब लोगों से पैसे लेकर के और यही जा करके किसे देंगे, खुद ही ले जा करके ब्रिटिश सरकार को देंगे। अब ऐसा खुद नियम किसने बना दिया, ऐसा बना दिया मैककेब ने। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, राइट। फिर चलिए हम आगे देख लेते हैं और क्या किया मैककेब ने। अब देखिए, हाँ, उपायुक्त ने इन प्रयासों को, देखिए उपायुक्त ने इन प्रयासों को सफल कहा जा सकता है, उनके जो सफल प्रयास थे, क्योंकि सरकार को लगान का जो 90,000 रुपये लोगों के पास बकाया पड़ा था, उसमें से पहली किस्त के 60,000 रुपये लोगों ने जमा कर दिया, लेकिन यह सरकारी नीति भी किसानों को संगठित होने से रोक नहीं सकी। नलबड़ी, बर्मा, बजाली आदि के आंदोलनरत किसान पूर्ववत सक्रिय थे और वे सरकार की राजस्व वसूली में पूर्णतः बाधा डाल रहे थे। देखिए एक एक तरह से एक मान लीजिए 90,000 रुपये किसको देने हैं ब्रिटिश सरकार को, जो ब्रिटिश सरकार है उसे 90,000 रुपये देने हैं। तो अब उसमें से 60,000 रुपये क्या हुए कि किसको दे दिए गए, इन लोगों को, जो हमारे भारत के सॉरी हमारे जो असम के कुछ किसान थे उन लोगों ने लौटा दिए, लेकिन बाकी के 30,000 जो रुपये थे अभी नहीं लौटाए गए थे। लेकिन जो हमारे असम के लोग थे वो लौटाना नहीं चाहते थे, पूर्ण रूप से जितने भी पैसे थे नहीं देना चाहते थे, लेकिन जो मैककेब है वो उससे निकालने का प्रयास कर ही रहा था। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, जो ये था हमारा क्या चीज़, ये था हमारा क्या विद्रोह, रंगिया का विद्रोह। रंगिया में इतना सारे मतलब युद्ध हुए, इतनी सारी चीज़ें हमने देख लिए। तो रंगिया के विद्रोह के बाद हम पढ़ेंगे लचिमा का विद्रोह। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। जिन लोगों को ये वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देख करके उन्हें कुछ तो लाभ हो सकती है, राइट। तो अब आप क्या करिए, चलिए हम आगे देख लेते हैं लचिमा का जो कृषक विद्रोह उसके बारे में। तो अब यहाँ पर लचिमा का कृषक विद्रोह भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के पश्चात रंगिया का कृषक विद्रोह असम के दूसरे अंचल में भी फैल गया था। अब देखिए रंगिया का जो कृषक विद्रोह था वो तो हुआ ही, रंगिया में तो हुआ ही, अब वहां से छोड़ करके कुछ रंगिया का जो दूसरे अंचल थे जैसे कि लचिमा हो गए, तो लचिमा में भी अब युद्ध होना शुरू हो गया। जैसे कि आप देखिए जनता की सभा के तहत किसानों द्वारा लठैत वाहिनी का संगठन बना लिया गया था। बच्चों देखिए लठैत वाहिनी का अर्थ होता है लाठी लिए हुए सेना, राइट। कुछ लाठियाँ लेकर के जो किसान हैं वो अपना ग्रुप बना करके अब युद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें लठैत वाहिनी कहा जाता है। तो अब देखिए ये लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारे कुछ अंचल हो गए, यहाँ पे लचिमा हो गया, चौकुठी हो गया, आप यहाँ कुछ नाम देख रहे हो, लचिमा के अंदर ही है। जैसे मान लीजिए ये लचिमा हो गया तो उसके अंदर ये सभी जगह है। ये हो गया जैसे कि चौकुटी, पाना गाँव, सरथेबड़ी, पटाचार, ये सब जो जगह हैं इन सब जगहों पर क्या हुआ था, अब युद्ध होगा। और उसके बाद से जो युद्ध था उसको जो सीक्रेट, मतलब सीक्रेट समझ रहे हो आप, उसे छुपा करके करने का प्रयास किया जा रहा था ताकि जो अंग्रेज उनको पता ना चल पाए और हमारा जो खबर है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो उसके लिए जो क्या किया गया था कि डाक पियून का भी बहाल किया गया था, यानी कि डाक पियून आप समझ, जैसे कि पत्र भेज करके और युद्ध को कराना। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि युद्ध जो था उसको चलाने का प्रयास किया जा रहा था। तो अब मैं आपको जो वीडियो है ये बहुत ही शॉर्टली बताऊंगी क्योंकि बहुत टाइम आपको लग रहे हैं और शायद आपको बोर भी फील हो रहा होगा। तो आपको बोर नहीं होना है, आप वीडियो को बीच में पॉज कर करके रोक करके भी आप देख सकते हो, राइट।
तो अब क्या कीजिए, आप फिर आगे को समझने का प्रयास कीजिएगा। और बच्चों, मैं आपको यहाँ पर तो बिल्कुल शॉर्ट ही समझा पाऊंगी, क्योंकि हम क्लास में तो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से जो आपको है थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा, आपको समझने का प्रयास करना होगा। और साथ ही क्या करना होगा कि आप जो जितने भी हम इसको समझा रहे हैं, आप इसको रीडिंग जरूर कीजिएगा। बुक को रीडिंग कर लोगे तो आपको वो जो जितने भी चीज़ें वो क्लियर होती जाएंगी। और जितने भी आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपको लिख लेने हैं। आपको नोट्स खुद से तैयार करना है बच्चों। वैसे तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी है, चाहे जितने भी शॉर्ट या लॉन्ग है, मैंने आपको दिया ही है। लेकिन अंदर से कहाँ से क्वेश्चन आ जाती है, ये हमें भी नहीं पता होती है कभी कभी, राइट। आप क्या है नहीं समझ पाते हो, तो इसलिए आप मतलब कोई चांस ही नहीं छोड़िए। आप 20 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप लिखते जाइए। तो चलिए, अब हम क्या कर लेते हैं, आगे का देख लेते हैं। जो लचीमा में है, अब तो युद्ध चल रहा है। जैसे कि कुछ जगह हमने देख ही लिया, यहाँ पर पन्ना गांव, सारथे बड़ी, बहुत सारी जगह है। तो इन सब जगहों पर किसान जो है युद्ध कर रहे हैं, लाठियाँ लेकर के भी आए हुए हैं, राइट। आप भी मत जाइएगा युद्ध करने के लिए। आप बस यहाँ पर क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा फील कीजिए कि युद्ध जो है वो किस तरह से हो रही है, राइट। अब चलिए, यहाँ पर क्या हुआ है, 1000 किसान ने भाग लिया था। बहुत सारे किसान जो थे इकट्ठा हो गए थे इन सब जगहों पर। अब इस अंचल की सबसे बड़ी जनता की सभा पान गांव की मैदान जो है वहां पर आयोजित हुई। यानी कि पाना गांव जो प्लेस है वहां पर सब लोग इकट्ठा हुए। अब इकट्ठा करके क्या करेंगे, ये लोग मीटिंग्स करेंगे और युद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, रंगिया, नलबड़ी, धर्मपुर, बजाली के कृषकों ने भी भाग लिया था। फिर 21 जनवरी, देखिए हमने अभी अभी क्या पढ़ के आया था पीछे, 8 जनवरी 10 जनवरी की बात चल रही थी। अब कुछ दिनों के बाद की ये बात है, यानी कि अब 21 जनवरी यहाँ पर आ चुका है। तो 21 जनवरी 1894 को सरू क्षेत्री मौजा के कपाला गांव में मौजदार दासो राम चौधरी और मंडल हलीराम, इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। कौन कौन है, दासोराम चौधरी और मंडल हलीराम मिश्र जब कर वसूलने गए थे, तब लोगों ने उन दोनों को बुरी तरह पीटा था। देखिए बच्चों, क्या हुआ था कि जैसे कि मैक ने तो रूल बना दिया था कि आप लोगों के बीच से ही कुछ लोगों को चयन कर दिया जाएगा, और वही लोग क्या करेंगे, जाकर के आप लोगों से कर को वसूलेंगे, और कर लेकर के आकर किसे दे देंगे, ये देंगे ब्रिटिश सरकार को। तो जब ये दोनों व्यक्ति गए थे कर को वसूलने के लिए, तो इन दोनों को ही बुरी तरह से पीट दिया गया था। एक तरह से इनकी भी दोस्त नहीं थी बच्चों, क्योंकि इन लोगों को तो सिलेक्ट किया गया था, राइट। तो इन लोगों को पीटने से तो कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन लोगों ने समझा नहीं, इन लोगों के ऊपर ही अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था। तो ये है दासोराम चौधरी और मंडल हरिराम, ये दोनों व्यक्ति को बुरी तरह से पीट दिया गया। फिर क्या हुआ, पीटने के बाद से कुछ दिन बाद मौजादार की मृत्यु हो गई, यानी कि जो दासोराम था उनका मृत्यु हो गया। फिर बरपेटा के महात्माधिपति माधव माधव चंद्र बर्दले, देखिए कौन है यहाँ पर, माधव चंद्र बर्दले ने घटना स्थल पर पहुंचकर 75 लोगों को बंदी बना लिया। अब देखिए, अब इनको जैसे ही पता चला, जो महात्मा का जो अधिपति है, उनको जैसे ही पता चला कि यहाँ पर युद्ध चल रही है, लोगों को पीटा जा रहा है, तो इन लोगों ने जा करके वहाँ पर 75 किसान को फिर से बंदी बना लिया और लचीमा के रेस्ट कैंप में लाया गया। यानी कि जो लचीमा में रेस्ट कैंप क्या है, रेस्ट कैंप एक तरह का जो ब्रिटिश लोग हैं जहाँ पर रहते हैं, अपनी छावनी है उन लोगों की, तो वहीं पर ला करके इनको बंदी बना लिया गया था। तो इसके विरोध में अब 3000 लोगों ने कैंप को जला देने की धमकी दी। यानी कि जो कैंप था जहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार रह रही थी, वहाँ पर तो 75 लोगों को इन लोगों ने ला करके रख दिया। तो ला के रखने के बाद से फिर उनके पीछे कितने लोग आ गए, 3000 किसान वहाँ पर आ गए उनको छुड़ाने के लिए। और उनको धमकी भी दिए कि अगर हमारे 75 लोगों को नहीं छोड़ा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस कैंप को जला भी सकते हैं। ऐसा इन लोगों ने क्या किया, धमकी दे दिया। तो एक तरह से ये लोग अब जो किसान हैं एकजुट होकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। फिर देखिए आगे क्या होता है। फलतः महकमाधिपति बंदी बनाकर लाए गए लोगों को छोड़ देने पर विवश हो गया। यानी कि अब ये क्या कर दिया, इसने छोड़ दिया। फिर 30 पुलिस और गोरखा रेजिमेंट के जवानों को साथ लेकर दूसरे दिन उपायुक्त मैककेब वहां गया और 59 विद्रोही किसानों को बंदी बनाकर अस्थायी जेल में डाल दिया। फिर देखिए, जैसे ही 75 लोगों को छोड़ा गया, एक दिन तो छोड़ दिया गया, लेकिन फिर दूसरे दिन अब कौन आया, मैककेब आया। और मैककेब आया, उसमें से फिर 59 लोगों को उठा करके लेकर चला गया। आपको समझ में आ रही है ना, देख रहे हो आप किस तरह से हो रहा है कि एक बार उन लोगों ने बंदी बनाया, दोबारा छोड़ दिया, फिर तीसरे बार जो है ये आया मैककेब, फिर से इन लोगों को लेकर के चला गया। तो यहाँ पर फिर से 59 किसान को बंदी बना लिया गया।
तो अब 25 तारीख को बंदियों को मुक्त कराने के लिए 6000 लोग हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र लेकर 6000 लोग उपायुक्त कार्यालय में पहुंच गए। अब देखिए, जैसे ही 59 लोगों को मेक के बंदी बना करके लेके गया, तो 6000 लोगों ने अपना क्या कर दिया, एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। यानी पे 6000 लोगों का साइन होगा उस पर इनको छोड़ने के लिए, और इन लोगों ने साइन कर दिया उस पर, और वही साइन किया हुआ जो पत्र था वो लेकर के कहाँ गए, वो उपायुक्त के पास, मेक के पास गए, ताकि उन्हें छोड़ दिया जाए। तो फिर देखते हैं ये जो 59 लोग हैं उनको छोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हम देख लेते हैं आगे। अब देखिए, मैककेब ने इसे अस्वीकार कर दिया, यानी कि नहीं माना इन लोगों की जो बात थी। 6000 लोगों की जो बात थी वो इन लोगों ने, मैककेब ने नहीं माना, और बल प्रयोग कर लोगों को वहां से खदेड़ दिया। बल प्रयोग किया यानी कि मारपीट कर, चाहे जैसे भी हो, उन्हें जबरदस्ती वहां से भगा दिया गया। फिर बंदी बनाए गए लोगों में गोसाई, दल्लय, अन्य कई गणमान्य व्यक्ति थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो लोग थे गांव के, या फिर हमारे समाज के जो बड़े जो व्यक्ति होते हैं, गोसाई यानी कि जो पुजारी वगैरह होते हैं, उसके बाद से हो गए कुछ ब्राह्मण लोग हो गए, ये सभी लोगों को भी इन लोगों ने बंदी बना करके रखा था। फिर देखिए, बंदियों के कंधे पर बैल की तरह हल खिंचवा कर लोगों को दिखाया गया था, ताकि भविष्य में कोई किसान विद्रोह करने का साहस न करे। देखिए, आप देख रहे हो बच्चों, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव जो है किया गया था। किसने किया था, मैककेब ने किया था, मतलब जो ब्रिटिश का अधिकारी था उसने बहुत बुरा बर्ताव किया है। और इन लोगों के साथ में उनके सिर पे, उनके माथे पे जो बैल, हल आप देख ही रहे हो हल कैसी होती है, उन्हें हल रखवा करके जो खेत को जुतवाया गया था, और बाकी लोगों को दिखाया गया था, ताकि बाकी लोग जो है अपना हिम्मत ना जुटाए, ऐसे भविष्य में युद्ध करने के लिए ऐसा कुछ हिम्मत ना दिखाए। राइट। लेकिन फिर भी बच्चों किसान मानेंगे नहीं। मान लीजिए आपके साथ इतने सारे दुर्व्यवहार हो रहे हैं, तो आप कैसे समझ सकते हो। राइट। आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए लोग कुछ तो करेंगे ही। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये लोग मानेंगे नहीं, फिर भी युद्ध तो करेंगे ही। अब हम आगे भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो पथरू घाट का विद्रोह, तो ये भी अब होने वाली है। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो है क्या है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इन लोगों ने जैसे ही इनके साथ में हल जुतवाया, तो क्या हुआ, देखिए, लचिमा में कृषक विद्रोह करने और हलीराम मिश्र मंडल की हत्या करने के अपराध में 16 लोगों को विभिन्न प्रकार का दंड दिया गया। यानी कि जैसे कि मैंने ऊपर आपको अभी बताया कि जो ये था, मौजदार था हलीराम, उसको तो मार दिया गया था। और इन लोगों ने जैसे कि क्या किया था, कुछ विद्रोह भी किया था, तो इसके वजह से 16 लोगों को बहुत सारे तरह से, अलग अलग तरह से दंड दिया गया। फिर क्या हुआ, उसमें से आप देख सकते हो, बाद में कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार इनका दंड कम किया गया था। विद्रोह का नेतृत्व करने के अपराध में पुष्पराम कलिता, देवीदत्त शर्मा, जयंती बेज, उसके बाद में निर्भाषा कलिता, नावचाकू कलिता, मंगलू कलिता, 2-2 वर्षों का सशस्त्र कारावास की सजा दी गई। यानी कि सशस्त्र यानी क्या होती है, यानी कि इनको 2 साल तो जेल में रखे ही जाएंगे, साथ साथ में इनको मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, बहुत कष्ट दिया जाएगा इनको साथ। राइट। तो ये जो लोग थे, ये कौन लोग थे, यहाँ पे जो आप अभी अभी नाम आपने देखा, ये थे हमारे समाज के कुछ उच्च वर्ग के लोग, या फिर जो युद्ध को मतलब चला रहे थे, युद्ध में जो सबसे आगे थे ये लोग, ये युद्ध को जो संगठित करके रखे हुए थे, इन लोगों को ही इन लोगों ने क्या कर दिया, जेल में बंदी बना दिया 2 साल के लिए, ताकि आगे जो है युद्ध न हो। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा कहाँ का विद्रोह, ये था लचिमा का विद्रोह। आप देख सकते हो यहाँ पे लचिमा का विद्रोह कंप्लीट हो गया। फिर अब हम चलेंगे कहाँ पर, पथरू घाट का विद्रोह। तो अब पथरू घाट का विद्रोह में ये भी एक जगह है, हमारे ऐसी जगह है। ठीक। अब जो हमारा जैसे मान लीजिए असम हो गया, तो असम में ही एक जगह है पथरू घाट। अब वहाँ का युद्ध जो है हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ। तो चलिए हम अब इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जो पथरू घाट का विद्रोह था, इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं था। मैं इसको बहुत ही शॉर्टली समझाने का प्रयास करूँगी, नहीं तो आपका जो वीडियो है बहुत ही लंबी हो जाएगी, आप उसको समझ भी नहीं पाओगे। बहुत बड़ी मैं नहीं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल शॉर्टली समझाऊंगी। तो अब आप देखिए, पथरू घाट का जो विद्रोह था वो कब हुआ था, तो बस इतना याद रखिए कि 1894 में हुआ था। 1894 में हुआ था, लेकिन ये भी हुआ क्यों था, तो ये भी एक तरह से कहा जाए तो जो जो किसान लगान नहीं देते थे, उनके ऊपर, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो इनको दबाव डाल करके इनको लगान को लेने का प्रयास करेगी। और लगान को लेकर के ही ये भी युद्ध है, एक तरह से देखा जाए तो किसानों के साथ ही ये भी युद्ध होने वाला है। तो देखिए, 26 तारीख से लेकर के 28 तारीख, यानी कि 3 दिनों के लिए, 26 से लेकर के जो 28 तारीख है,
28 तारीख तक मतलब क्या किया लोगों ने सोचा कि सम्मेलन करते हैं, मीटिंग करते हैं और अंग्रेजों के लिए कुछ हम उनके विरुद्ध में हम क्या करते हैं, युद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है देख लेते हैं हम आगे। अगर ये लोग इन लोग तो प्लानिंग बना रहे हैं क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो ये प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही है, हम चलिए देख लेते हैं आगे। अब देखिए कुछ लोग जो थे जैसे ही मीटिंग कर रहे थे, 3 दिनों के लिए जो मीटिंग 26 से 28 तक चल रही थी, तो उसका जो बात है वो खबर किसको दे दिया गया, जानकारी जो दिया गया कलेक्टर जेडी एंडरसन को दे दिया गया। यानी कि अब ये दूसरा व्यक्ति है। ये जो जेडी एंडरसन है ये भी असम का एक तरह से देखा जाए तो कलेक्टर है, वहाँ का उस जिला का अधिकारी है। तो उस अधिकारी को खबर दे दिया गया कि लोग मीटिंग कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ में। तो अब वो देखते हैं क्या करता है। अतः किसानों की जन सम्मेलन को रोकने के लिए कलेक्टर एंडरसन पुलिस और सेना की एक टुकड़ी लेकर पुलिस अधीक्षक जे.आर. बैरिंगटन के साथ 26 तारीख को पथरू घाट के लिए रवाना हुआ। यानी कि जैसे ही उसे पता चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो अपना कुछ साथियों को लेकर के और एक यहाँ पर है जे.आर. बैरिंगटन, इसको भी लेकर के ये कुछ व्यक्ति हैं, ये लोग सब मिल करके कहाँ आने लगे, पथरू घाट में आने लगे। किस तारीख को, 26 तारीख को। फिर क्या हुआ, 27 तारीख को वहां पहुंच गए। मतलब थोड़ा दूर था वो जगह, ऐसा नहीं है कि यहीं से यहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत दूर था। तो आने में जैसे 1 दिन लग गया, तो 1 दिन लग ही गया। तो क्या हुआ कि इस तारीख को जैसे ये लोग पहुंचे 27 तारीख को, तो अब देखते हैं क्या होता है पथरू घाट में। पथरू घाट में जैसे ही पहुंचे तो क्या हुआ, वहां पर देखिए पुलिस और सेना की सहायता से लगान न देने वाले किसानों की संपत्ति जब्त कर ली गई। अब देखिए यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, जो किसान सोच रहे थे कि हम लगान नहीं देंगे, उन किसानों का जितना भी जमीन था वो हड़प लिया गया। किसने हड़प लिया, जो ब्रिटिश सरकार है उसने। ये जो आप देख रहे हो कौन कौन आए हैं यहाँ पर, एंडरसन आया था, तो इन लोगों ने इनका जो खेती बाड़ी है वही लेने का प्रयास करने लगा। तो अब क्या होता है, संपत्ति जब्त करने आए ब्रिंगटन साहब को लगभग 200 किसानों ने घेर लिया। तो किसान घेरेंगे ही, ये तो सही बात है। मान लीजिए आपका जो जमीन है लूटा जा रहा है, तो आप तो कुछ ना कुछ प्रयास करोगे ही। तो इस तरह से क्या हुआ, इनको घेर लिया गया। फिर देखिए किसानों के हाथ से निकलकर किसी तरह वह रेस्ट कैंप पहुंच गया, जैसे तैसे भागा था वो। फिर क्या हुआ, कलेक्टर एंडरसन को इस घटना की खबर दी। यानी कि एंडरसन वहां पे नहीं गया था, मान लीजिए वो आया था लेकिन किसी जगह कैंप पे रुका हुआ था। और घटना स्थल पे कौन गया था, तो बेरिंगटन गया हुआ था। फिर क्या हुआ, बेरिंगटन जैसे ही वहां पर पहुंचा तो उसे घेर लिया गया और वो भाग करके जैसे तैसे पहुंचा। तो अब एंडरसन को इस बात का पता चल गया। तो अब एंडरसन क्या करता है देखते हैं। देखिए कुछ घंटों के बाद लगभग 2000 उत्तेजित किसान रेस्ट कैंप पहुंचे, जहां पर एंडरसन भाग करके गया था। जिससे मान लीजिए यहाँ पर इसका रेस्ट कैंप है और यहाँ पर युद्ध चल रहा था। तो यहाँ से कौन भाग करके गया, जो यहाँ ये था बेरिंगटन, बेरिंगटन भाग करके यहाँ पर आ गया है। तो अब इसके पीछे पीछे कितने लोग गए, 2000 किसान गए थे इसको मारने के लिए। समझ में आया आपको, 2000 किसान पहुंच गए थे। फिर देखिए अब उसके बाद में फिर क्या हुआ, हाँ, जैसे ही किसान जब रेस्ट कैंप वहां पर पहुंचे तो एंडरसन ने उनको अपने अपने घर लौट जाने का आदेश दिया। मतलब उसने कहा कि तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। ऐसा किसने समझाया, एंडरसन ने समझाया। बेरिंगटन तो भाग करके आया हुआ था और एंडरसन उसका साथ दे रहा था। फिर देखिए जब अ, वे लोग अपने घर मतलब नहीं लौटे, तो पुलिस अधीक्षक को उन पर बल प्रयोग करने का आदेश दिया गया। यानी कि एंडरसन ने कहा कि इनको अब मारा जाए, गोलियां चलाया जाए, तब ये लोग भागेंगे यहाँ से, नहीं तो ये नहीं भागेंगे। तो पुलिस ने जब बल प्रयोग करके किसानों को रेस्ट कैंप से हटाने का चेष्टा किया, तब उत्तेजित किसान अपने हाथों में लाठियां लेकर रेस्ट कैंप के अंदर यानी कि नजदीक चले गए। और धक्का मुक्की में पुलिस अधिकारी और सेना के जवान बुरी तरह घायल हो गए। यानी कि देखिए जैसे ही मतलब क्या हुआ था कि इन लोगों ने अब ब्रिटिश सरकार ने इनको मारने का प्रयास किया था 2000 किसानों को। तो अब अपने में युद्ध होने शुरू हो गया, ये लोग अब तो युद्ध कर रहे हैं। उसी में बहुत सारे लोगों का मृत्यु भी हुआ था, बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे, जैसे कि यहाँ पे नीचे आंकड़ा दिया हुआ है आप देख सकते हो। ऐसे तो मतलब बताया गया है कि 15 किसान की मृत्यु हुई थी, आप अब देख रहे हो। हाँ, 15 किसान की मृत्यु हुई थी और 37 किसान घायल हुए थे। लेकिन ये तो एक सरकारी आंकड़ा थी। सरकारी आंकड़ा में आप कभी भी देखिएगा बच्चों की जो सही बात है उसे नहीं बताई जाती है, थोड़ी सी छिपाई जाती है, चीज़ों को थोड़ी कम बताई जाती है। लेकिन जो असली जो बात था, गैर सरकारी जो मतलब पत्र था, उसमें दिखाया गया था कि 140 किसान की मृत्यु हुई थी। देखिए कहाँ 15 और कहाँ 140। फिर घायल कितने हुए थे, तो 150, यानी कि 300 किसान लगभग प्रभावित हुए थे। राइट। फिर देखिए अब आगे क्या होता है, देख लीजिए।
पथरू घाट के इस किसान आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने बड़ी निर्दयता से दबा दिया। इस आंदोलन को भी ये लोगों ने दबा दिया, यानी कि हर जगह आप देख रहे हो जहाँ भी किसान युद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं उस जगहों पर बार बार इनको रोका जा रहा है और बार बार इनको दबाया जा रहा है, इनके बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो क्या होती है कि जो युद्ध है वो तो बार बार होगी ही, राइट। फिर अब हम चलते हैं जयंतिया विद्रोह के पास। अब जयंतिया विद्रोह में क्या हुआ था, अब इसमें किस तरह से युद्ध हुआ, किस चीज़ को लेकर युद्ध हुआ, फिर हम इसको देख लेते हैं। तो अब देखिए बच्चों, जो जयंतिया लोग हैं वे लोग कौन है। ये लोग एक पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं वे लोग हैं। तो जयंतिया लोगों को भी अंग्रेज सरकार ने नहीं छोड़ा था, इनको भी किसी न किसी तरह से इनको परेशान किया ही किया था। तो इस वजह से ये लोग भी क्या करेंगे, अब ब्रिटिश के साथ में युद्ध करना शुरू करेंगे, ये लोग भी ब्रिटिश के खिलाफ ही युद्ध करेंगे। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1835 ईस्वी में जयंतिया राजा राजेंद्र सिंह के हाथ से ब्रिटिश सरकार ने जयंतिया राज्य को अपने हाथ में ले लिया था। यानी कि 1835 का ही बात है। अभी पिछले ये जो बात है पीछे का बात है। अभी हम कहाँ थे, 1894 में थे। वो तो सब पीछे का, हम लोग बाद का बात पढ़ रहे थे, लेकिन ये थोड़ी सी पीछे चली गई। 1835 का बात यहाँ पे चल रहा है। ये दूसरी जगह का बात है, इसलिए इसको 1835 से हम ले रहे हैं। तो 1835 में जब अंग्रेज लोग हम यहाँ में आए थे तो ये लोग जयंतिया राजा था जो राजेंद्र सिंह, राइट। आप याद रखिएगा कि जयंतिया का राजा कौन था, राजेंद्र सिंह। तो इसका जो राजपाट था वो छीन लिया गया और उसका जितने भी चीज़ थे सब ले लिए गए। तो अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब जयंतिया पहाड़ को अपने राज्य में शामिल कर लिया, तब स्वाधीन रहने की मानसिकता वाली जयंतिया गोष्ठी का कंपनी सरकार से छूट होना स्वाभाविक था। ये तो सही बात है। आपका जितने भी मान लीजिए आपका आज़ादी है, अगर उस आज़ादी को कोई छीन ले तो आप भी तो आज़ाद रहने का प्रयास करोगे ही। तो इसलिए यहाँ के जयंतिया लोग थे वो किससे नाराज हो गए, वे लोग नाराज हो गए ब्रिटिश सरकार से। फिर क्या हुआ, अब देख लेते हैं हम आगे। कंपनी सरकार ने इनकी जमीन भी हथिया ली थी। देखिए राजपाट जितने भी थे, राजगद्दी तो छीन ही लिया अपने, और जयंतिया राज्य को ब्रिटिश सरकार में भी मिला लिया, साथ ही साथ इनकी जो जितने भी जमीन थे वो भी छीन लिए। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार की नीति से जयंतिया लोग बेहद नाराज थे। तो नाराज तो हो गए ही बच्चों, कोई भी नाराज होगा, क्योंकि उनकी जितने भी आज़ादी थे वो कौन छीन रहे हैं, ब्रिटिश सरकार छीन रहे हैं, तो ये लोग तो नाराज हो गए ही। फिर क्या होता है आगे देख लीजिए। अंग्रेज राजनीतिक प्रतिनिधि अधीन के अधीन दीवानी और फौजदारी। दीवानी जैसे कि जो कर वसूलते हैं वो दीवानी के अंदर आ जाती है। फौजदारी जैसे कि जैसे मान लीजिए कुछ सेना ब्रिटिश अधिकारी हो गए, ये चीज़ें हैं वो फौजदारी कहलाती है। तो ये जो जितने भी चीज़ है वो किसको दिया गया, दलय उपाधि को दिया गया। दलय उपाधि वाले जो मतलब दलय यानी कि होता है पुजारी, जो पुजारी लोग हैं वो लोग क्या करके कर वसूलेंगे, और जो मतलब कि मान लीजिए सेना है, उस सेना को क्या करेंगे ये लोग, उसे जो कर है रुपया पैसा है वो दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसको दिया गया, दलय को दिया गया। तो लेकिन जो दलय लोग हैं वो इस काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ऐसा कौन मान रहे थे, ऐसा मान रहे थे ब्रिटिश लोग। अब ऐसा ब्रिटिश लोग मान रहे हैं तो वो अच्छे से इस काम को नहीं माना, इसमें भी मतलब ब्रिटिश लोगों ने दोष निकाल दिया था। फिर देखिए आगे क्या हुआ, ब्रिटिश प्रशासन ने उसमें भी दोष निकाल दिया। फिर जयंतिया लोग जंगल से कोई मूल्य चुकाए बगैर लकड़ी, बांस आदि लिया करते थे। ब्रिटिश सरकार ने इस पर भी कर लगाने का सोच लिया था। देखिए इन्हें किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जा रहा है, जमीन तो लूटा ही गया है, साथ ही साथ अगर कुछ जंगल है, मान लीजिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, मान लीजिए जंगल वगैरह है, आप यहाँ से कुछ लकड़ी वगैरह लेकर के आ रहे हो इस जंगल से, तो आपको अगर लकड़ी लेकर के आ रहे हो इस जंगल से तो आपको कर देना होगा, किसे, ब्रिटिश सरकार को कर देना होगा, पैसे देना है तब आप इस यहाँ से लेकर के आ सकते हो, या फिर बांस ला रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें लेकर के आ रहे हो तो उसके लिए पैसा चुकाना होगा। फिर देख लीजिए इसके बाद में फिर क्या हुआ कि आप देखिए आगे, ब्रिटिश सरकार ने इस पर भी कर लगाया। फिर इसके अलावा जयंतिया के धार्मिक और परंपरागत पूजा पाठ अनुष्ठान जीवन पद्धति में भी दखल देने लगी थी। उनकी जो पर्सनल लाइफ था उसमें भी पूजा पाठ आप कर रहे हो उस पर भी रोकने लगने लगा, आपके जो अनुष्ठान थे, आपके जो जो भी चीज़ें थे, सभी चीज़ों पर इन लोगों ने रोक लगाने का प्रयास करने लगा था। फिर इन सब कारणों से ही स्वाधीन विचार वाले जयंतिया लोगों का अंग्रेज के साथ विद्वेष हो गया था। तो इसी यही सब जो कारण थे उससे जयंतिया लोग क्या हुए थे, अंग्रेजों से मतलब बुरी तरह से उनके खिलाफ में हुए थे और उनसे युद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। फिर देखिए यहाँ पर देखिए और एक लाइन छूटा है हमारा, परंपरागत अस्त्र शस्त्रों का भी निषेधाज्ञा कर दी गई थी। यानी कि जो जयंतिया लोग हैं उनके साथ में कभी भी हथियार होती है
तो उनके जो हथियार थे वे भी रखने का आदेश नहीं दिए गए थे। यानी कि ये कहा गया था कि जो जयंतिया लोग हैं वो अपने लिए हथियार जो है वो नहीं रख सकते हैं, अपने पास में हथियार नहीं रख सकते हैं। तो इस चीज़ों पर भी रोक लगा दिया गया था। तो इन सब चीज़ों से जो हमारे असम के जयंतिया लोग थे, पहाड़ी इलाके में रहने वाले, वे अंग्रेजों से बिल्कुल ही नाराज हो गए थे और उनके साथ में अब युद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। फिर चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, फलतः ये लोग अपने सरदार दल यानी कि जो पुरोहित हो गए जनों के साथ गांव में विचार विमर्श करने लगे थे और विचार विमर्श करने के साथ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी में जुट गए थे। जंतिया लोगों के अंग्रेजों का विरोधी हो जाने का एक कारण यह भी था कि नगद कर देने वाली जंतिया जाति पर ब्रिटिश सरकार ने मकान कर, आय कर आदि नगद कर लगा दिए थे। यानी कि देखिए, पहले से तो ये लोग कुछ कर दे ही रहे थे, लेकिन अब जो आप कहीं मकान बना करके रखे हो तो उस मकान के लिए भी कर देना होगा। आप कुछ पैसे कमा रहे हो, इनकम कर रहे हो, तो इनकम टैक्स भी देना होगा। किसे ये देना होगा? अंग्रेजी सरकार को। तो इस वजह से भी जो जयंतिया लोग थे वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों से नाराज हो गए थे। फिर चलिए आगे हम देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जब जयंतिया गोष्ठी पर मकान कर लगाया, तब जुआई के तहसीलदार को अलग हटाकर जयंतिया लोगों ने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने की घोषणा कर दी थी। विद्रोह का समाचार जब चारों तरफ फैल गया, तब जयंतीपुर, मोलागोल, जाफलंग यानी कि हाफलंग होगा, आदि अंचलों में भी विद्रोह आरंभ हो गया। तो इस तरह से जैसे ही पता चला कि अलग अलग तरह से ब्रिटिश सरकार कर लगा रही है, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, युद्ध करने का प्रयास करने का शुरू कर दिया। फिर देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जब विद्रोह को दबाने का कठोर नीति अपनाई, तब 1861 ईस्वी में जयंतिया प्रजा ने ओकियांग नबा, यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है, ओकियांग नबा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि इन लोगों का जो नेता था वो कौन था युद्ध कराने वाला? ओकियांग नबा था। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है बार बार, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन मार मार के लिए। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन है, ये दिया गया है कि जयंतिया लोगों का जो नेता था, जो युद्ध करने वाला मेन जो था, वो कौन था? तो उनका जो नेता था वो कौन था? ओकियांग नंबा। ओकियांग नंबा ही मिल करके इन लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ में युद्ध करवाया था। फिर चलिए हम देख लेते हैं आगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि 17 जनवरी 1862 ईस्वी को जयंतिया विद्रोहियों ने जुआई स्थित ब्रिटिश छावनी पर जबरदस्त हमला कर दिया। तो जुआई में इन लोगों ने एक जगह, जुआई जो है आप मेघालय जाओगे उस साइड में आपको मिलेगी, तो उस एरिया में जहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने अपना छावनी बनाया हुआ था, उस जगह पर इन लोगों ने जबरदस्त हमला कर दिया और ब्रिटिश के खिलाफ में युद्ध करना शुरू कर दिया। फिर देखिए, यहाँ पे देखिए जुआई, चेरापूंजी, फिर चेरापूंजी से जयंतीपुर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हो गई जुआई, तो जुआई से चेरापूंजी एक रास्ता है। फिर चेरापूंजी से जाएंगे आप जयंतीपुर मान लीजिए, तो ये जो दो रास्ते हैं, इन दो रास्तों को इन लोगों ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर इस विद्रोह के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहली 24 नंबर पैदल देसी सेना और 33 नंबर बंगाल पुलिस वाहिनी को लगाया था। इन दोनों टुकड़ियों ने विद्रोह के दमन के नाम पर जयंतिया प्रजा जयंतिया प्रजा पर घोर अत्याचार शुरू कर दिया था। यानी कि ये जो है 24 नंबर पैदल सेना, मतलब पैदल चलने वाली सेना है, और ये जो है पुलिस लोग हैं। तो ये सभी सेना मिल करके विद्रोहियों के साथ में बहुत मतलब दुर्व्यवहार कर रही थी। तो ये लोग भी अपने तरफ से युद्ध करना शुरू ही कर दिए थे। इस तरह से क्या हुआ कि आप देख सकते हो धीरे धीरे इन लोगों ने बोला कि ब्रिटिश सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए, तो मतलब उन्हें क्या कर दिया जाएगा कि उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे समझ रहे हो, मैं बिल्कुल शॉर्टली समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि जो विद्रोही स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देगा उसे सरकार क्षमा दान दे देगी, उसे नहीं मारेगी। लेकिन जो लोग अगर वैसा नहीं करेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, और भी एक बात बोला गया कि नेता जो था ओकियांग नंबा, उसे अगर कोई पकड़ करके दे देगा तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे? 1000 रुपये इनाम भी दिया जाएगा। ऐसा किसने बोला? ब्रिटिश सरकार ने बोला। यानी कि जो इन लोगों का नेता था, उस नेता को ही पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो पैसे का लालच दे करके उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। फिर देख लेते हैं आगे क्या हुआ। आगे जो है अंत में ओकियांग नबा ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया, लेकिन देखिए वो आखिर में पकड़ा ही गया। जुआई में असंख्य लोगों की उपस्थिति में उसे फांसी पर लटका दिया गया, यानी कि उसे मार दिया गया। फिर जो बाकी लोग थे उन्हें आत्मसमर्पण का रास्ता चुनना पड़ा। इस तरह से 1863 में जो है जयंतिया विद्रोह खत्म हो गया। और क्या हुआ कि इसमें भी ब्रिटिश सरकार का ही जीत हुआ।
जो हमारे असम के लोग हैं उनका कुछ नहीं, मतलब कि वो पूरी तरह से हार गए। फिर देख लेते हैं हम आगे। तो देखिए बच्चों, अब आप लोग का यहाँ पर लास्ट पॉइंट है उत्तर कछार का विद्रोह। बस आप लोग का जो लेसन है कंप्लीट होने वाला है। मैं बिल्कुल शॉर्टली आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आप हो सके अगर जो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और साथ ही साथ इसका आप नोट्स ज़रूर बनाएं, शॉर्ट क्वेश्चन उसे ज़रूर लिखें, वरना आपका जो कुछ समय के लिए वीडियो तो देख पाओगे लेकिन फिर आप हो सकता है इसे भूल सकते हो। तो आप फिर से नोट्स बनाइएगा, उससे लिखने का प्रयास कीजिएगा, तभी जाकर के इसे आप याद रख सकते हो। तो उत्तर कछार का विद्रोह अब हम देख लेते हैं वहाँ पर क्या हुआ। ये जो है ये भी कुछ नागा जो होते हैं, नागा और ब्रिटिश के लोगों के में मतलब अंदर में ही ये जो है युद्ध होने वाला है। देखिए 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सरकार के खिलाफ शंभुधन कछारी ने के नेतृत्व में उत्तर कछार में हुए कुछ कछारी विद्रोह का उल्लेखनीय घटना थी। यानी कि इन लोगों का नेता कौन था? शंभुधन कछारी था। यही क्या करेगा, इन जो ब्रिटिश लोग हैं उनके खिलाफ में युद्ध करेगा। तो अब देखिए 1881 से लेकर के 82 ईस्वी तक ये जो युद्ध था यह चला था। कितना टाइम तक? 1881 से 82। आपको यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें जाननी है कि कब ये हुआ था और किसके बीच में हुआ था और इनका जो नेता था वो कौन था। फिर देखिए 1880 में अंगामी नगाओं ने उत्तर कछार पर आक्रमण कर दिया था, और अंगामी नगाओं को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 100 कुकी लोगों को सैन्य वाहिनी का गठन किया, यानी कि 100 लोगों को भेजा था। मान लीजिए यहाँ पर उत्तर कछार से कुछ लोग आए हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश जो सरकार है उस पर उस पर मतलब आक्रमण कर रहे हैं। तो अब ये लोग भी अपने तरफ से कितने लोग भेज दिए हैं? 100 लोगों को भेज दिए हैं, राइट। फिर देखिए 100 हो गए। फिर अब हम आगे चलते हैं, इसमें क्या हुआ। फिर आप यहाँ पे देखिए विद्रोहियों ने इस विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए घरों में आग लगा दी थी। आप देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा युद्ध है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब क्या हुआ कि उत्तर कछार के कुछ विद्रोही थे, वो ब्रिटिश के साथ में लड़ाई कर रहे थे। और लड़ाई क्यों कर रहे थे? मतलब कि इनके ऊपर भी कुछ कर लगाए गए थे, तो इन कर को हटाने के लिए ही ये लोग युद्ध करना शुरू कर दिए थे। फिर इस तरह से क्या हुआ कि गुंजुम में विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारी के 2 नौकरों की और एक सिपाही की हत्या कर दी। देखिए जो विद्रोही लोग थे 2 लोगों को मार दिए और एक सिपाही को भी मार दिए। कौन लोग? जो कछार उत्तर कछार के विद्रोही लोग थे। फिर इसके अलावा माईबंग में विद्रोहियों ने सरकारी कर्मचारी पर भी आक्रमण कर दिया था। इस तरह से बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे इन लोगों ने मारा था। फलतः बहुत से विद्रोहियों की मृत्यु भी हुई थी। दोनों पक्षों में बहुत सारा युद्ध हुआ और लास्ट में ये जो युद्ध है बाद में ये जो युद्ध है खत्म हो गया। और इन लोग का जो नेता था संबोधन कछारी, वो लास्ट में कहाँ चला गया उसका कुछ पता ही नहीं चला। तो इस तरह से ये जो युद्ध है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में लगभग 1 से 1.5 या 2 साल के अंदर अंदर ये समाप्त हो गया। मतलब ये जो युद्ध है छोटा सा युद्ध है, और इसमें आपको टाइमिंग याद रखनी है और इसका जो नेता है उसको याद रखना है। तो अब चलिए लास्ट जो थोड़ी सी बची हुई है मणिपुर का विद्रोह हम देख लेते हैं। मणिपुर का विद्रोह में क्या। तो बच्चों यहाँ पर मणिपुर का जो विद्रोह है उसे उसके पहले यहाँ पर एक छोटा सा विद्रोह है, नागा जनजाति का विद्रोह। ये जो है बिल्कुल छोटा सा विद्रोह है, इसको आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं समझा रही हूँ। बिल्कुल छोटा सा 2-3 लाइन का है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम मणिपुर का जो विद्रोह है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मणिपुर का विद्रोह किस तरह से हुआ था। देखिए 1890 ईस्वी में राज सिंहासन पर अधिकार करने के लिए मणिपुर राज परिवार में एक गृह युद्ध शुरू हो गया था। यानी कि मान लीजिए एक ये जो है राजाओं का शासन चल रहा है, यानी कि राजा लोग अपने यहाँ पर राज कर रहे हैं। तो ये लोग अपने ही गृह के अंदर, अपने ही घर के अंदर मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, इस तरह से करके अपने में ही लड़ाई शुरू करना मतलब लड़ाई करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि अगर ये लोग अपने में ही लड़ाई करेंगे तो इस तरह से क्या होने वाला है आगे, किस तरह से क्या होने वाला है हम देख लेते हैं आगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर उस समय असम के चीफ कमिश्नर ने उस गृह युद्ध में अनधिकार हस्तक्षेप किया था। यानी कि इनके अंदर मान लीजिए युद्ध चल रहा है कि मैं राजा बनूंगा, ऐसा बात चल रही है। तो इसके अंदर ही जो वहाँ का चीफ कमिश्नर था, जो ब्रिटिश अधिकारी था, वो इनके अंदर हस्तक्षेप किया था। तो हस्तक्षेप यानी समझते हो, उनके उनके काम में दखलंदाजी देना, इस तरह से हम कह सकते हैं। फिर देखिए युवराज कुलचंद्र ने अंग्रेजों की सहायता पाकर मणिपुर के महाराजा सूर्यचंद्र को सिंहासन से उतारकर स्वयं राजा बन गया। यानी कि सबसे पहले मणिपुर का राजा कौन था? सूर्यचंद्र था। तो सूर्यचंद्र को किसने हटा दिया? इस कुलचंद्र ने हटा दिया। इनके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भाई हैं, राइट। हाँ, ये सही पर बात है, ये दोनों भाई ही होंगे।
तो पहले राज कौन कर रहा था? सूर्यचंद्र। तो सूर्यचंद्र को किसने हटाया? इस कुलचंद्र ने हटा दिया। इन लोग इसने क्या किया? अंग्रेजों से सहायता लेकर के, यानी कि अंग्रेज लोग इसका हेल्प किए होंगे और ये सब मिल करके सूर्यचंद्र को राज सिंहासन से हटा दिए, यानी कि अब ये राजा नहीं है। फिर देख लेते हैं कि आगे क्या होता है जब इसने हटा दिया। तो देखिए, जब सूर्यचंद्र ने अंग्रेजों से सहायता की याचना सूर्यचंद्र ने अंग्रेजों से सहायता की याचना भी की थी, लेकिन अंग्रेजों ने कुलचंद्र को ही मणिपुर का राजा स्वीकार किया था। ये भी देखिए, क्योंकि सूर्यचंद्र को तो ये लोग खुद ही हटाए, तो ये लोग सूर्यचंद्र को हेल्प नहीं करेंगे, राइट। देखिए, आप शायद नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर सूर्यचंद्र है, यहाँ पर कौन है? कुलचंद्र है, और ये है ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश और कुलचंद्र ये दोनों मिल करके इस सूर्यचंद्र को राज सिंहासन से हटा दिए। अब राजा कौन बन गया? कुलचंद्र बन चुका है। तो कुलचंद्र राजा बन चुका है, तो हम देखते हैं फिर क्या होता है आगे। उस समय मणिपुर राज परिवार में मणिपुर राज परिवार में क्या होता है? गुप्त रूप से मतलब जो है, तो यहाँ पर देखिए गुप्त रूप से एक तरह से मतलब अंग्रेजों के खिलाफ में जो है युद्ध करने का बात चल रही थी। आप देख सकते हो, विद्रोह चल रहा था। फिर सेनापति टिकेंद्रजीत इस विद्रोह का मुख्य नेता था। आप अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो मणिपुर का विद्रोह हो रहा था उसका सेनापति कौन था? तो टिकेंद्रजीत था। टिकेंद्रजीत और सूर्यचंद्र ये सब मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ में अब युद्ध करेंगे। फिर देखिए आगे, अंग्रेजों ने उसे मणिपुर से बाहर खदेड़ने का करने के लिए बने महाराजा कुलचंद्र पर दबाव डालने का भी प्रयास किया था। देखिए, और सूर्यचंद्र को तो इन लोगों ने हटा दिया था। राजा कौन था? कुलचंद्र। और इसका जो सूर्यचंद्र है इसका साथ कौन दे रहा था? इसका साथ दे रहा था टिकेंद्रजीत। तो टिकेंद्रजीत को हटाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार है किसे बोला? कुलचंद्र को बोला कि कुलचंद्र तुम क्या करो, इस जो टिकेंद्रजीत है इसे हटा दो। क्योंकि ये टिकेंद्रजीत क्या कर रहा था? ये टिकेंद्रजीत ब्रिटिश सरकार को मारने का प्रयास कर रहा था, उनको युद्ध करने का प्रयास कर रहा था इनके साथ में। तो इसीलिए जो ब्रिटिश सरकार है ये लोग क्या किए, ये जो कुलचंद्र है उसे मतलब दबाव डाले, ताकि ये कुलचंद्र क्या करेगा? इस टिकेंद्रजीत जो है टिकेंद्रजीत को यहाँ से भगा देगा। तो इस तरह से देखिए, आप समझ पा रहे हो किस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। आप अच्छे से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर देखिए आगे अब क्या होती है। तो अब हम देखते हैं कि टिकेंद्रजीत है जो है वो हटा ही नहीं, लेकिन जो नेता राज्य के हित में काम कर रहा था उसे राज्य की प्रजा की स्वीकृति के बगैर राज्य से बाहर खदेड़ देना कुलचंद्र के लिए आसान काम नहीं था। ये भी बात सही है। ये तो जो टिकेंद्रजीत था वो तो जनता के भलाई में काम कर रहा था, और जो यहाँ पर कुलचंद्र था वो तो राजा था, तो डायरेक्टली इसे हटा भी नहीं सकता था क्योंकि ये जनता इसे बहुत मानती थी। तो इसलिए डायरेक्टली अगर इसे हटा देता है तो इसके ऊपर जो कुलचंद्र है उस कुलचंद्र के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगी और इसे राजा राजा के पद से हटा दिया जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं कि जो कुलचंद्र है ये क्या होता है कि ये बीच में फंस चुका है। इधर टिकेंद्रजीत और जनता और इधर है ब्रिटिश सरकार, इन दोनों के बीच में कौन फंस गया? कुलचंद्र फंस चुका है। फिर देखते हैं हम क्या होती है। अब देखिए आगे, हाँ, तो अब देखिए, इसलिए असम के चीफ कमिश्नर जे.डब्ल्यू. क्विंटन अन्य 4 यूरोपीय पदाधिकारियों के साथ टिकेंद्रजीत को बंदी बनाने आया था। तब स्वतंत्रता विद्रोहियों ने उन सभी की हत्या कर दी थी। देखिए, यहाँ के जो कुछ लोग थे वे लोग क्या कर दिए? विद्रोहियों की हत्या कर दिए थे। फिर हत्या कर दिए तो उसके बाद में क्या हुआ? उसका बदला लेने के लिए सेना की एक बड़ी टुकड़ी मणिपुर भेजी गई। यानी कि जो लोग आए थे टिकेंद्रजीत को पकड़ने के लिए उन्हें कुछ लोग मिलकर के मार दिए। तो अब फिर से उन यहाँ के मणिपुर के लोगों को मारने के लिए फिर से कौन आए? अंग्रेज के कुछ बहुत सारे लोग आए थे। फिर क्या होता है हम देख लेते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पर जो है सेना की इस बड़ी टुकड़ी ने टिकेंद्रजीत को बंदी भी बना लिया। देखिए, यानी कि जो टिकेंद्रजीत है वो पकड़ा गया। फिर ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करने और ब्रिटिश सेना का विरोध करने के जुर्म में टिकेंद्रजीत को फांसी की सजा दे दी गई। राजा कुलचंद्र को भी निर्वासन का दंड दे दिया गया। फिर सितंबर 1891 को नाबालिग मणिपुरी राजा राजकुंवर चूड़चंद्र को राजा घोषित किया गया। यानी कि देखिए, ये जो है कौन था यहाँ पर? कुलचंद्र राजा था, तो कुलचंद्र को तो राजा का पद से हटा दिया गया, और जब टिकेंद्रजीत था टिकेंद्रजीत को फांसी की सजा दे दिया गया, और लास्ट में एक चूड़चंद्र था
उस चूरचंद्र को राजा बनाया गया, लेकिन वो क्या था, नाबालिग था। तो क्या मान लीजिए एक नाबालिग व्यक्ति, 18 वर्ष से कम एक व्यक्ति हो, एक बच्चा हो, तो वो क्या एक एक राज्य को चला सकता है? वो नहीं चला सकता। उसको तो खुद ही समझदारी नहीं होती है, राइट? बिल्कुल कम समझदारी होती है। तो उसे अंग्रेजों ने राजा बनाया ताकि हम खुद खुद ही क्या करेंगे, उस राज्य को चलाएंगे, हमारे हाथ में प्रशासन होगी। तो इस तरह से इन लोगों ने चालाकी किया और वहाँ का राजा चूरचंद्र को बना दिया। चूंकि राजा जो था वो नाबालिग था, इसलिए मणिपुर के शासन का दायित्व जो था वो अंग्रेज अधिकारी को सौंपा गया। अब उस जगह को कौन चलाएगा? तो एक अंग्रेज अधिकारी ही चलाएगा, और नाम के लिए सिर्फ चूरचंद्र है, राजा रहेगा बिना काम का, ठीक है। तो विद्रोह की क्षतिपूर्ति के लिए मणिपुर को ब्रिटिश सरकार को 2.5 लाख रुपए देना पड़ा। देखिए, जो मणिपुर है, वो मणिपुर के लोगों ने 2.5 लाख जो रुपए है वो किसे दिए? ब्रिटिश सरकार को देना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को ले जाकर के उल्टा ही 2.5 लाख रुपए देना पड़ा, राइट। और इस तरह से फिर क्या हुआ, इसके अलावा 5,000 रुपये वार्षिक भी देना पड़ा था। देखिए यहाँ पर सॉरी 5,000 नहीं, 50,000 रुपये जो है वार्षिक देना पड़ता है। इस प्रकार मणिपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, और मणिपुर का जो लोग थे वो भी अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों से अछूते नहीं रहे थे। यानी कि असम की जो पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं, सभी राज्यों में जो है, अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार का जो अधिकार था वो हो गया था। तो ठीक है बच्चों, आज का जो ये जो लेसन था, लेसन 3 मैंने कंप्लीट कर दिया। ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन आप जो है इस वीडियो को पूर्ण देखिएगा। आप जैसे भी देखिए, लेकिन इसको पूरी तरह से देखिएगा, तभी जा करके आपको जो जितने भी पॉइंट्स है समझ में आएंगे। लगने से आप थोड़ी थोड़ी करके देखिए, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए, तभी जा करके आप पूरी तरह से इस जो लेसन है उसको समझ पाओगे। और आपके जो भी क्वेश्चन है आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगी, ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। इस तरह से जो है आप और क्या कीजिएगा कि जितने भी नोट्स है वो नोट्स बना लीजिएगा, राइट। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कीजिएगा। ओके बच्चों, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।